दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे गार्गी नाम की एक लड़की के पिता को पुलिस एक 9 साल की छोटी बच्ची के रेप केस में अरेस्ट कर लेती है, पर गार्गी को अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए जी जान लगा देती है। तो गार्गी अपने पिता को बचा पाएगी या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। पर हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत पसंद आएगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम गार्गी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी पापा और अक्षरा नाम की एक छोटी बहन है। गार्गी के पापा शांति अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम करते हैं। एक दिन गार्गी स्कूल की स्टाफ रूम में बैठ के खाना खा रही होती है, तभी वो न्यूज में देखती है कि 1 महीने पहले चेन्नई में एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। पुलिस ने आज इस केस से जुड़े हुए सभी 4 अपराधियों को ओडिशा से अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये 4 अपराधी बच्ची के बलात्कार करने के बाद पुलिस के डर से ओडिशा भाग गए थे। फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद गार्गी जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन घर में नहीं होती है। तो गार्गी की माँ बताती हैं कि वो खेलने के लिए गांधी पार्क गई है। फिर शाम को अक्षरा जब घर वापस आती है, उसे गार्गी से डांट पड़ती है। गार्गी अक्षरा को गुस्से से कहती है, तुम्हें कितने बार कहा है ना 5 बजे से पहले घर वापस आ जाना, तो तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी। तो अक्षरा बताती है कि शांति अपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस आए हुए हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पे, रोड पूरा जाम हो चुका है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अक्षरा से ये सुनने के बाद गार्गी तुरंत अपने पापा को कॉल करती है, क्योंकि वो उसी अपार्टमेंट में वॉचमैन हैं। पर उसके पापा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर गार्गी खुद शांति अपार्टमेंट जाती है और पुलिस से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो पुलिस कांस्टेबल बताती है कि इस बिल्डिंग के सभी वर्कर्स को अभी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो गार्गी कहती है, कौन सी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो कांस्टेबल कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि उन्हें कहाँ पे ले जाया गया है। तो गार्गी यहाँ से निराश होकर घर वापस आ जाती है, पर अपनी माँ को झूठ कहती है कि पापा की आज नाइट ड्यूटी है, इसीलिए वो आज घर नहीं आएंगे। फिर कुछ ही देर बाद गार्गी की दोस्त सेंड्रा आती है। दरअसल इसके भी पापा शांति अपार्टमेंट में वॉचमैन हैं और पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें भी अपने साथ ले गई है। तो सेंड्रा गार्गी से कहती है कि अभी मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वो मेरे पापा को छोड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे थाने में बुलाया गया है। तो गार्गी कहती है, रुक, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। सेंड्रा को उसकी पापा मिल जाते हैं और वो उनके साथ घर चली जाती है, पर गार्गी के पापा यहाँ पे नहीं होते हैं। फिर गार्गी पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और इंस्पेक्टर से अपनी पापा के बारे में पूछती है। तो यहाँ पे हमें एक शॉकिंग चीज पता चलता है। उस 9 साल बच्ची की बलात्कार करने में 4 लोग नहीं बल्कि 5 लोग शामिल थे, और वो 5वां कोई और नहीं, गार्गी के पापा हैं। पुलिस से ये सुनने के बाद गार्गी शॉक हो जाती है। वो पुलिस से कहती है, देखिए सर, जरूर आपसे कुछ गलती हुई होगी, मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई और नहीं मिला इसीलिए हम आपके पापा को झूठे केस में फंसा रहे हैं। दरअसल हमने बहुत दिनों से आपके पापा के ऊपर नजर रखा था, फिर बाद में हमारा शक यकीन में बदला, तब जाके इन्हें अरेस्ट किया गया है। गार्गी अपने पापा से मिलना चाहती है, पर इंस्पेक्टर उसे मिलने नहीं देते हैं। उल्टा वो गार्गी को घर जाने के लिए कहते हैं। फिर गार्गी रोते हुए यहाँ से चली जाती है और भानु प्रकाश नाम का एक फेमस लॉयर को कॉल करती है, जो कि एक केस के लिए 15 लाख लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि गार्गी के पास तो इतने पैसे नहीं है, तो वो भानु प्रकाश का फीस कैसे देगी। दरअसल दोस्तों, गार्गी के पापा बहुत सालों तक भानु प्रकाश के घर पे काम किया है, इसीलिए गार्गी का उनके साथ अच्छी जान पहचान है। फिर गार्गी उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। तो वो कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं गार्गी के पापा एक रेपिस्ट हैं। ये बात सभी न्यूज़पेपर्स में आ गया होता है और सभी मीडिया वाले भी गार्गी के घर के सामने डेरा डाल लेते हैं। तो गार्गी अपनी माँ और बहन को घर में एक सेफ जगह में रहने के लिए कहती है और खुद बाहर से ताला लगा के अदालत के लिए निकल जाती है। अदालत पहुंचने के बाद वो देखती है कि बहुत सारे लोग गार्गी के पापा को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस जिसे भी अरेस्ट करती है वो सबसे पहले उसे अदालत में हाजिर करती है, फिर अदालत से उसका रिमांड लेती है। बस
इसी फॉर्मेलिटी के लिए गार्गी के पापा को अदालत लाया गया था। यहाँ पे भानु प्रकाश भी होते हैं। पर जब गार्गी के पापा को अदालत से बाहर लाया जा रहा था तब घुसेल भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पुलिस उन सबको रोकने की कोशिश करती है, पर तभी भीड़ में से कोई एक बंदा गार्गी के पापा के सर पे एक बोतल फोड़ देती है। फिर पुलिस वाले इस भीड़ को कंट्रोल करते हैं और गार्गी के पापा को जेल में लेके चले जाते हैं। फिर हम भानु प्रकाश को देखते हैं जो गार्गी के पापा का केस लड़ने वाले थे, पर वो अचानक से केस लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि गार्गी के पिता एक 9 साल की बच्ची के रेप केस का आरोपी हैं। इसीलिए बार काउंसिल भानु प्रकाश को एक नोटिस भेजता है और इस केस को लेने के लिए मना करता है। तो भानु प्रकाश कहते हैं, देखो बेटा, मैं ये केस को लेना चाहता था पर मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी भानु प्रकाश के पास काम करने वाला एक जूनियर वकील भी भानु प्रकाश को रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को ले लें, पर वो मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अंत में वो जूनियर वकील डिसाइड करता है कि ये केस वो लड़ेगा। दरअसल वो आज तक कोई भी केस नहीं लड़ा है, ये उसका पहला केस होगा, इसीलिए केस लड़ने का उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जूनियर वकील गार्गी के घर जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आपका केस मैं लड़ना चाहूंगा, और गार्गी भी इसके लिए राजी हो जाती है। फिर अगले दिन गार्गी के पापा का अदालत में पहली हेयरिंग होता है। पुलिस जज को पूरी इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स में बताते हैं और उन्होंने किस बिना पे गार्गी के पापा को अरेस्ट किया है वो भी बताते हैं। दरअसल वो 9 साल की बच्ची जिस फ्लोर में रहती थी उसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में अशोक नाम का एक बंदा काम करता था। वो रोज शाम 5:30 बजे अपने मालिक के कुत्ते को घुमाने के लिए नीचे लेके जाता था। बिल्डिंग की लिफ्ट में कुत्ते अलाउ नहीं थे, इसीलिए अशोक कुत्ते को सीढ़ियों से लेके जाता था और उस 9 साल की बच्ची को कुत्ते बहुत पसंद थे। वो रोज शाम 5:30 बजे उस कुत्ते के साथ खेलने के लिए आती थी। मुकेश ने देखा कि इस बिल्डिंग के लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं। मुकेश ने ये बात अपने तीनों दोस्तों को बताया। वो लोग भी उसी एरिया में काम करते थे। फिर ये लोग उस बच्ची का बलात्कार करने का प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन शाम को 5:30 बजे जब वो बच्चे उस कुत्ते से खेलने के लिए आती है तब ये लोग सबसे पहले उसे बेहोश कर देते हैं और वहीं पे बारी बारी करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। तभी उन्हें कुछ गिरने का आवाज सुनाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई आ रहा है और वो डर के मारे उस बच्ची को उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस बच्ची को उस हालत में सबसे पहले गार्गी के पापा यानी कि ब्रह्मानंदम देखते हैं और फिर वो उस बच्ची को उसके घर ले जाते हैं। बच्ची के पापा पहले तो बदनामी के डर से उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहते थे, फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की सिचुएशन अभी सीरियस है तब जाके वो उसे अस्पताल लेके गए और साथ ही में पुलिस कंप्लेन भी किया, क्योंकि इस केस में अस्पताल में एडमिशन के लिए पुलिस में कंप्लेन करना जरूरी होता है। फिर डॉक्टर उस बच्ची का स्वाब टेस्ट करते हैं, उसमें उनको 4 अलग अलग डीएनए मिलता है। फिर दूसरी तरफ उन चारों को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस केस हो गया है वो लोग पुलिस से बचने के लिए ओडिशा भाग जाते हैं। फिर हमने ओडिशा पुलिस की मदद से उन्हें खोर्धा से अरेस्ट कर लिया। फिर हम जब इन चारों अपराधियों का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, इन चारों का डीएनए स्वाब टेस्ट में डॉक्टर ने जो डीएनए कलेक्ट किया था उनसे मैच हो जाता है। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया। बच्ची ने उन चारों अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर परेड के बाद उस बच्ची ने अपने पापा के कान में कुछ कहा, तब जाके हमें पता चला कि इस केस में एक और अपराधी शामिल है। फिर हमने इस केस को वापस शुरू से इन्वेस्टिगेट किया, तब हमें पता चला कि ब्रह्मानंदम ने उस बच्ची को 6:30 बजे उनके घर पहुंचाया था, पर जब वो चारों अपराधी उस आवाज सुन के यहाँ से भाग गए थे तब 6 बजे थे। तो ये 6 से 6:30 बजे तक ब्रह्मानंदम उस बच्ची के साथ अकेला था। फिर हमने दोबारा आइडेंटिफिकेशन परेड किया। इस बार चारों अपराधियों के साथ साथ उस बच्ची ने ब्रह्मानंदम को भी आइडेंटिफाई किया। फिर हम देखते हैं इंद्रेंस इंस्पेक्टर को कहते हैं, क्या आप सेकंड आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में डिटेल्स में बता सकते हैं, मतलब उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो इंस्पेक्टर कहते हैं, उस दिन वो बच्ची दोबारा उन चारों अपराधियों को पहचान लेती है, पर ब्रह्मानंदम को पहचानने से पहले ज्यादा स्ट्रेस के कारण उसकी तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है। दरअसल बच्ची के पापा अपने साथ उसकी दवाई लाना भूल गए थे, पर लकीली मेरा ड्राइवर भी स्ट्रेस के लिए वही सेम दवाई लेता है। फिर मेरे ड्राइवर से दवाई लेके उस बच्ची को दे देते हैं और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है।
फिर हम फिर से ब्रह्मानंदम का आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाते हैं और वो उसे पहचान लेती है। तो इंस्पेक्टर से ये सुनने के बाद इंद्रंस कहते हैं आपकी ड्राइवर का एज क्या है। तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी उम्र अभी 45 चल रहा है। फिर इंद्रंस कहते हैं आपने जो स्ट्रेस की दवाई उस बच्ची को दी थी उस दवाई का डोज क्या था। तो इंस्पेक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर इंद्रन कहते हैं क्या आपको ये सामान्य बात पता नहीं है कि बच्चों के और बड़ों के दवाई में डोज अलग अलग होते हैं, चाहे वो सेम दवाई क्यों ना हो। पर आपने उस दिन एक हाई डोसेज मेडिसिन उस छोटी बच्ची को दे दिया। फिर जज एक मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं अगर ये बड़े लोगों की स्ट्रेस की दवाई किसी छोटी बच्ची को गलती से दे दिया जाए तो क्या होगा। तो वो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बच्ची अपनी कंसंट्रेशन लॉस कर सकती है और डिसीजन लेने में भी उसे कंफ्यूजन होगी और कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो एक्सपर्ट से ये सुनने के बाद जज ने सेकेंड आइडेंटिफिकेशन पीरियड को, यानी कि जिसमें ब्रह्मानंदम को आइडेंटिफाई किया गया था, उसे खारिज कर देते हैं और पुलिस को 7 दिन टाइम देते हैं फिर से आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाने के लिए। और इस बार आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान जज भी वहाँ पे रहेंगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं जब गार्गी छोटी बच्ची थी तब उसकी एक स्कूल टीचर उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर आते थे। वो गार्गी को बिल्कुल फ्री में पढ़ाते थे। गार्गी के मम्मी पापा उस टीचर का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। फिर एक दिन गार्गी की माँ गार्गी को सर के साथ अकेले छोड़ के कुछ सामान लाने के लिए बाजार चली जाती है। दरअसल ये जो सर थे ना, गार्गी के ऊपर उनकी गंदी नजर थी। वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और गार्गी को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो गार्गी को किस करने जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे गार्गी के पापा आ जाते हैं और वो सर को गार्गी के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेते हैं। फिर वो गुस्से से उन्हें कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए और अगर दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। फिर गार्गी के पापा उसे कहते हैं कि बेटी ऐसे हैवानों से कभी डरना मत। जब भी कभी ऐसी मुसीबत में पड़ोगी तो तुम मुझे याद करना, देखना तुम्हें ताकत मिलेगी। दोस्तों इसीलिए गार्गी अपने पापा को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी पापा बलात्कार जैसी घिनौना काम के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर हम देखते हैं गार्गी इंद्रांस के साथ अपने पापा से मिलने जाती है। तो इंद्रांस गार्गी के पापा से पूछते हैं कि रोज आपकी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है, तो फिर आप उस दिन 6:30 बजे तक वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो गार्गी के पापा कहते हैं वैसे तो उस दिन मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाना था और नाइट शिफ्ट सैंड्रा की पापा का था, पर उस दिन सैंड्रा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसीलिए उसकी पापा ने छुट्टी ली थी और इसीलिए उस दिन नाइट ड्यूटी भी मुझे ही करना पड़ा। फिर इंद्रंस कहते हैं सर आप चिंता मत करिए, हम आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गार्गी के पापा कहते हैं कोई फायदा नहीं होगा, जितनी बार भी आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराओगे वो बच्ची मुझे ही पहचानेगी, क्योंकि होश में आने के बाद सबसे पहले उसने मुझे ही देखा था। फिर ब्रह्मानंदम रोते हुए गार्गी से कहते हैं बेटी कहीं बाकियों की तरह तुम भी मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो ना। यह सुनने के बाद गार्गी रोने लगती है और ब्रह्मानंदम यहाँ से चले जाते हैं। फिर गार्गी और इंद्रन उस बच्ची के घर जाते हैं तो वहाँ पे उस बच्ची के पापा कहते हैं मेरी छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी जो उसके साथ इतना बुरा हुआ। मेरी बच्ची उस हादसे के बाद आज तक सदमे में है। उस बच्ची के पिता का दर्द हम साफ साफ उनकी आंखों में देख सकते हैं। मेरी बेटी छोटी छोटी चीजें अभी भूलने लग रही है। उस दिन जब उन अपराधियों का वेरिफिकेशन पीरियड हो रहा था उस दिन भी ये उन लोगों को पहचान नहीं पा रही थी। उस टाइम भी मुझे उसे बताना पड़ा कि ये लोग कौन हैं। फिर गार्गी उन्हें कहती है वो बस 5 मिनट के लिए उस बच्ची से मिलना चाहती है और उस बच्ची के पापा इसके लिए राजी हो जाते हैं। पर इससे पहले कि गार्गी उस बच्ची से कुछ बात कर पाती वहाँ पे उस बच्ची का भाई आ जाता है। गार्गी और इंद्रंस को घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों अभी तक गार्गी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे कि वो अपने पापा को निर्दोष साबित कर सके। फिर हम देखते हैं जज ने जो 7 दिन दिया था वो खत्म हो जाता है।
मतलब आज फिर से ब्रह्मानंदम का उस बच्ची से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तभी इंद्रन कहते हैं, माय लॉर्ड, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले मैं चाहूंगा, मेरे पास एक सबूत है, आप पहले उसे देख लीजिए। फिर इंद्रंस अदालत में एक वीडियो प्ले करते हैं। दरअसल इस वीडियो में कोई और नहीं, उस बच्ची के पिता होते हैं। दरअसल उस दिन जब ये लोग उनसे मिलने गए थे, इंद्रंस ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया था। दरअसल इस वीडियो में उस बच्ची के पापा ये कह रहे थे कि कैसे उनकी बच्ची छोटी छोटी चीजें भी भूल जा रही है, और उस दिन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में भी उन्होंने अपनी बेटी की मदद की थी। यानी कि उस बच्ची ने खुद से गार्गी के पापा को आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद जज डिसाइड करती हैं कि आज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान बच्ची अकेली होगी, उसके पापा उसके साथ नहीं होंगे। फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। ब्रह्मानंदम को लाके खड़ा कर दिया जाता है और उस बच्ची को कहते हैं, एक बार उस आदमी को देखो और याद करके बताओ क्या इसने भी तुम्हारा बलात्कार किया था। पर बच्ची उनकी तरफ नहीं देखती है और पैनिक कर जाती है। फिर उसके पापा जो बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं और अपनी बेटी को लेके यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद जज डिसाइड करती हैं, क्योंकि ब्रह्मानंदम के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें बेल दे देते हैं और उन्हें रोज पुलिस स्टेशन आके हाजिरी देने के लिए कहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ बेल मिला है, वो अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए अगर अगली बार वो बच्ची इन्हें पहचान लेती है तो इन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं इतने दिनों के जद्दोजहद के बाद गार्गी अपनी पापा को जेल से बाहर निकाल लेती है और उनके साथ घर चली जाती है। फिर शाम को ब्रह्मानंदम से मिलने सेंड्रा की पापा आते हैं तो गार्गी उन्हें कहती है कि अंकल आप थोड़ा पापा को बाहर लेके जाइए ना, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और हाँ, आप मुझे गलत मत समझना, पर पापा को जो दारू पसंद है उन्हें वो थोड़ा पिला दीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और अपनी मन पसंद का दारू पीते हैं। फिर सेंड्रा की पापा ब्रह्मानंदम को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी गार्गी उनकी बेटी सेंड्रा के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं, अरे वो तो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के चली गई है। तो गार्गी कहती है, पर पापा तो कह रहे थे कि उस दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। तो सेंड्रा की पापा कहते हैं, हाँ बेटा, लड़के वाले आए थे, पर वो उन सभी के सामने ये कहा कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। इतने लोगों के सामने मुझे जलील करके छोड़ दिया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सेंड्रा को बहुत मारा और इसी गुस्से के कारण उस दिन मैंने बहुत दारू भी पी ली। तो गार्गी कहती है, आपको सेंड्रा को प्यार से समझाना चाहिए था, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर आप उसे प्यार से समझाते शायद वो समझ भी जाती। तो सेंड्रा की पापा कहते हैं, उस दिन तुम्हारे पापा ने भी मुझे यही सलाह दी थी, पर मैं क्या करता, तब तक तो मैं सेंड्रा के ऊपर हाथ उठा चुका था। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि जब तक मेरा नशा उतर नहीं जाता मुझे अपार्टमेंट में ही आराम करना चाहिए। फिर मैं चुपचाप शांति अपार्टमेंट में सो गया। ये बात सुनने के बाद गार्गी चौंक जाती है, क्योंकि उसके पापा ने तो कहा था कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन सेंड्रा के पापा छुट्टी पे थे। तो फिर ये उस दिन उस अपार्टमेंट में क्या कर रहे थे। तो गार्गी सेंड्रा के पापा से कहती है कि अंकल मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि पापा ने तो मुझे कहा था कि उस दिन आप अपार्टमेंट आए ही नहीं थे। मतलब उस बच्ची का बलात्कार करने वाला पांचवा अपराधी कोई और नहीं, आप हैं। तो सेंड्रा के पापा कहते हैं, बेटी तुम गलत समझ रही हो। दरअसल उस दिन जब मैं दारू के नशे में अपार्टमेंट में गया तो मैंने देखा वो बच्ची वहाँ पे बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं इतने नशे में था कि चाह के भी उस बच्ची का मदद नहीं कर पाया। फिर मैंने इसके बारे में तुम्हारे पापा को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम अभी नशे में हो तो तुम नीचे मत आ जाना, वरना लोग तुम पे शक करेंगे। तुम अभी यहाँ पे चुपचाप सो जाओ। और हाँ, आगे से जो भी तुम्हें पूछेगा कि तुम आज ही के दिन कहाँ थे तो तुम कह देना कि तुम उस दिन छुट्टी पे थे। फिर तुम्हारे पापा नीचे चले गए और उस बच्ची को लेके उसके घर पे पहुंचा दिया और मैं
चुपचाप ऊपर ही सो गया। मुझे बस इतना ही पता है। दोस्तों यहाँ पे गार्गी को अपने पापा के ऊपर शक होता है। वो सोचती है अगर इतना कुछ हुआ था तो पापा मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं। फिर हम देखते हैं गार्गी फिर से उस बच्ची के पास जाती है और अपने पापा की फोटो दिखा के पूछती है क्या इसी बंदे ने तुम्हारा बलात्कार किया था। तो वो बच्ची हाँ कहती है और फिर रोने लगती है और इसी के साथ गार्गी भी जोर जोर से रोने लगती है। यानी कि दोस्तों वो पांचवा अपराधी कोई और नहीं गार्गी के पिता ही हैं। अभी गार्गी के पास दो ऑप्शन हैं। एक कि वो सच जानने के बाद भी अपनी माँ और छोटी बहन के खातिर ये राज अपने अंदर दबा लेगी, क्योंकि जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था उसकी पापा पुलिस से तंग आके स्टेट छोड़ के जा रहे होते हैं। अगर वो एक बार यहाँ से चले जाएंगे तो ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा और किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि गार्गी के पापा ही रेपिस्ट हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो सच्चाई का साथ देगी। तो गार्गी सेकंड ऑप्शन चूज करती है। वो अपने पापा की सच्चाई सबके सामने ले आती है और इस बार वो बच्चे ब्रह्मानंदम का पहचान भी कर लेती है और ब्रह्मानंदम को अरेस्ट कर लिया जाता है। और हम देखते हैं ब्रह्मानंदम अपने काम से शर्मिंदा होते हैं और वो हाथ जोड़ के गार्गी से माफी मांगते हैं, पर गार्गी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बाकी चारों अपराधियों का डीएनए उस बच्ची के पास से मिल गया तो ब्रह्मानंदम का क्यों नहीं मिला। इसका जवाब इस मूवी में कुछ ऐसा दिया गया है कि अस्पताल लेने से पहले उस बच्ची की दादी ने उसे नहला दिया था, इसीलिए शायद ब्रह्मानंदम का डीएनए उन्हें नहीं मिला। और दूसरा एक कारण हो सकता है जो कि इस मूवी में नहीं दिया गया है, शायद ब्रह्मानंदम ने प्रोटेक्शन यूज किया होगा, इसीलिए उसके खिलाफ कोई भी सबूत उस बच्ची के पास से पुलिस को नहीं मिला था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।